बातें कर ले चलो. Good afternoon everyone. So I welcome you all again to this small mentoring session of the subject of income tax. Income tax आपको पता ही है कितना अच्छा सब्जेक्ट है. वैसे उसमें कोई मेंटरिंग की ज़रूरत नहीं है. अपने आप में बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है और बैच के चलते चलते ही बहुत सारी मेंटरिंग हमने कर ली और एज सच जो है मेंटरिंग रिलेटेड डिस्कशन रिलेटेड मेंटरिंग रिलेटेड मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट के या अपने ओवरऑल चीज़ों को डिस्कस करूं. देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि हम इस सेशन को दो हिस्से में करते हैं. एक हिस्सा तो अपन ऐसे ही एग्जाम की तैयारी के बारे में बात कर लेते हैं जो चली रही है अपनी, और जो बचे हुए समय में हमको अब तैयारी करनी है उसको थोड़ा से एनालिटिकली अपन बात करेंगे कि कैसे करें. एक हिस्सा अपने डिस्कशन का ये रखेंगे और अपने डिस्कशन का एक दूसरा हिस्सा और रखेंगे अपन. वो दूसरे हिस्से में अपन क्वेरीज कर लेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक टैक्स में क्वेरी आई होंगी. हो सकता है कि उन्होंने कुछ क्वेरीज पूछी होंगी, मैंने जवाब नहीं दिया होगा, ठीक है, तभी क्वेरीज पेंडिंग होगी. या हो सकता है पूछी नहीं होगी, तो अपन उस सभी क्वेरीज को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल. ठीक है, तो ये दो चीजें अपन डिस्कस करते हैं. तो पहली बात अपन करते हैं फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव कि देखो, अब बैचेस तो अपनी ऑलमोस्ट हो गई सारी, है ना, और अब अपने को एक ही चीज पे फोकस करना है, दैट इज द एग्जाम. वैसे तो जेन्युइनली देखा जाए तो जब से हमारा सीए फाउंडेशन हुआ तब से हमको एक ही चीज पे फोकस करना था, वो है एग्जाम्स. पर अब क्या होता है, फोकस का जो हम कह सकते हैं कि स्पिरिट है, जो एनर्जी लेवल है, वो चेंज हो जाता है. तब ये था कि हाँ एग्जाम आएगी, कब आएगी, साल भर पड़ा है अभी तो, ठीक है, हाँ पार्टी भी बची है, अब तो अभी भी बच गई देखो. तो एग्जाम कब आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, चीजें बहुत मतलब ऐसा था कि बहुत दूर है. पर नाउ द टाइम इज हाई, दैट इज द थिंग विच इज देयर. तो अब क्या है कि क्योंकि समय अब आ चुका है, इसलिए अब अपने को और एम्फेथेटिकली सोचना चाहिए. तो आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे होगे, मुझे नहीं पता आपका पढ़ाई का स्टाइल क्या है, कैसे आप पढ़ रहे हो, पर होपफुली हर व्यक्ति अपार्ट फ्रॉम द बैचेस घर पे, मतलब जो लोग बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम द बैचेस हो सकता है घर पे 6 से 8 घंटे के बीच में आप पढ़ रहे होगे. इट्स सब्जेक्टिव, 6 से 8 घंटे अपार्ट फ्रॉम द बैचेस. जो लोग सिंगल ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनकी तो बैचेस हो गई अभी, है ना, उनकी तो कोई बैच बची नहीं है, तो वो लोग हो सकता है कि अभी 8 घंटे से 10 घंटे घर पे पढ़ रहे होंगे. वैसे तो नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सिंगल ग्रुप वाले ये सोचते हैं अभी तो अपना एक ही तो ग्रुप है, हो जाएगा हो जाएगा, है ना. तो वो जो है अपन कहने के लिए कह देते हैं वो 8 से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे. अब से बैचेस अभी 10 दिन में, 5 दिन में जब भी हो जाएगी, तब सभी 8 से 10 घंटे हम जो भी पढ़ेंगे उसको अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो अपने पास सितंबर 10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं इंटू 30 दिन, अक्टूबर 10 घंटे रोज पढ़ रहे हैं इंटू 30 दिन, और अगस्त के अपन मान लेते, वो करेंगे ना अपन बाद में. ये तो ग्रॉस इनकम निकालते हैं बेटा, ग्रॉस इनकम के बाद नेट इनकम निकालते हैं, ठीक है. तो ये हो गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर. अगस्त के जो गिनती के 10 दिन बचे हैं
मान लेते चलो उसमें भी 10 घंटे पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपने पास इतना समय बचा है। कोई बोल रहा होगा कि सर हम तो सितंबर से 16 घंटे पढ़ेंगे। बेटा किताब 16 घंटे हाथ में होगी, पढ़ोगे थोड़ी। 16 घंटे में से इफेक्टिव स्टडी तो 10 घंटे ही कर पाओगे। तो 10 इंटू 30 दैट इज 300 आवर्स। 300 आवर्स। 31 अक्टूबर भी है, कोई चिंता नहीं, एक आध दिन आगे पीछे, और यहां पर है 100। तो इफेक्टिवली बेटा अपने पास अब एग्जाम में 700 आवर्स हैं। कोई चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने आज भी पढ़ाई चालू नहीं की है तो भी हो जाएगा। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू। तो 700 घंटे हैं अपने पास और सब्जेक्ट हैं 8। 11 तो बकवास है, देखो इसलिए कह रहा हूं मैं कि नंबर तो 800 ही है ना। तो 11 सब्जेक्ट तो आपने मन में बना लिए। अब आप तो चैप्टर भी ऐड कर लोगे, बोलोगे ये अकाउंट्स का कंसोलिडेशन तो एक सब्जेक्ट जैसे ही है। इनकम टैक्स को 2 बार गिन रहे हो, इनकम टैक्स को। बिजनेस हेड एक अलग सब्जेक्ट है, टीडीएस एक अलग सब्जेक्ट है, ऐसा मत गिनो बेटा। टोटल जो है अपने पास 8 सब्जेक्ट है। तो इफेक्टिवली पर सब्जेक्ट अपने पास जो टाइम है पर सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ग्रुप, योर डिनोमिनेटर कैन बी 4 अगर आपके 4 फर्स्ट ग्रुप ही है। तो इफेक्टिवली अपने पास 80 to 85, 90 आवर्स हैं पर सब्जेक्ट। जेन्युइनली समझो, बात को समझो। आई एम हियर फॉर मेंटरिंग एंड नॉट डिस्करेजिंग, आई एम हियर फॉर मेंटरिंग यू। तो ये जो समय अपने पास है 80 से 85 घंटे, बहुत समय है अगर हम उसको साइंटिफिकली यूज करें। 80 से 85 सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, मतलब मार्क्स पर, टाइम आवर्स पर सब्जेक्ट है अपने पास। और 1 घंटे में इफेक्टिव स्टडी अगर हम करें, जेन्युइनली स्पीकिंग, तो इफेक्टिवली अपन अब जो पढ़ें वो ऐसा नहीं पढ़ें कि अपन समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अब हम जो पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि उसको सीधे जाके एग्जाम हॉल में लिखना है। तो अपनी जो पढ़ाई का स्टाइल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ठीक है, जैसे अब मान लो इनकम टैक्स का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो आप, टीडीएस, तो ये नहीं देखना है हाँ किताब में सही लिखा है कि 194A में अच्छा इंटरेस्ट पे टीडीएस होता है 10%, खत्म, ऐसे नहीं पढ़ना है। अब अपनी अप्रोच ये होनी चाहिए कि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आए तो उसको सही सॉल्व कर सके। उस अप्रोच से क्वेश्चन को अपने को, लॉ को पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट को। आई मीन अकाउंट्स है तो ऐसा नहीं कि बस अकाउंट से अपन ने कैलकुलेटर पे देख लिया कि क्वेश्चन किताब में सही किया है। अपना फोकस ये होना चाहिए कि अब जब वो एग्जाम में आएगा तो उसको कैसे विथ प्रेजेंटेशन हम करेंगे। ऐसा नहीं करूं कॉपी में विथ प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन करूं, पर जब अपन उसको पढ़ रहे हैं तो अपनी सोच ये होनी चाहिए कि एग्जाम में जब ये आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। थ्योरी है उसको पढ़ रहे हो तो ये सोच होनी चाहिए कि एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे, क्या बुलेट पॉइंट्स याद रखने जिससे हम उस थ्योरी को लिख पाए, प्रैक्टिकल को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये अपनी अप्रोच होनी चाहिए, समझो बात को। तो इस अप्रोच से जब आप पढ़ते हो तो आपके पास 1 घंटे में आप करीबन से अपनी किताब जैसे है, ऐसे हर किताब है उसके 4 पेजेस पढ़ सकते हो। पढ़ना है, समझना है, समझना तो छोड़ दो, समझने की थ्योरी मेरी ये है कि जो समझ आए उसको समझ लो, जो नहीं समझ आए उसको रट लो, दिमाग मत लगाओ, भी दिमाग लगाने का समय बचा नहीं है, ठीक है। तो 1 घंटे में 4 पन्ने समझ के रट सकते हो, ये एक रीजनेबल है। 15 मिनट फॉर 1 पेज, मतलब बहुत अच्छा एस्टिमेट बता रहा हूं, इसलिए ये कहते हुए कि अपने को 10 घंटे पढ़ना है। किताब लेके 16 घंटे ही बैठना, पर पढ़ना है 10 घंटे, ठीक है। कम इफेक्टिव कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। उस 10 घंटे में 1 घंटे में अपन 4 पेज
पढ़ें, समझें, रटें, ऐसे कि आज के बाद ये पन्ना सीधे अपने को एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एग्जाम वाले दिन रिवाइज कुछ नहीं होता है, ये सब चीजें समझ लो। अभी एग्जाम में कोई रिवीजन नहीं होता है, वो सिर्फ पन्ने पलटाते हैं अपन। वो पन्ने पलटाते हुए ये सोचते हैं हाँ ये तो आता है, ये तो लिख लेंगे, ये नहीं आता है चलो एक बार पढ़ लो। एक बार पढ़ने पे नहीं समझ आता है, अपन कहते हैं हटाओ नहीं हो पाएगा, छोड़ देंगे, है ना। वहां उतना समय ही नहीं अपने पास, टेक्निकली यू डोंट हैव दैट टाइम, समय कम होता है। तो अपन अगर एनालिसिस करें तो 85 आवर्स में 85 इंटू 4 हाउ मेनी पेजेस यू कैन लर्न आज से 340 पर सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब अपना कंटेंट को उसमें समेट लो कि अपने पास तो इतने ही समय है, 340 पेज ही रट सकते हैं अपन, तो उसमें समेट लो चीजों को। कुछ चीजें तो अपने को आती होगी, ऐसा लगता होगा हाँ ये तो अच्छे से आता है, तो वो हटा दो अभी के लिए, वो तो आते ही है। उसके अलावा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं कि इसको 340 पेज में समेट लो। जैसे टैक्स के अपने नोट्स ही 200 पेज के हैं, ठीक है, उसको समेट लो कि टैक्स 200 और इनडायरेक्ट टैक्स 140। अब उसमें से भी ऐसा नहीं कि नोट्स ही पढ़ने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन भी तो करने हैं, वो टाइम भी जाएगा, प्रैक्टिकल पेपर में ये सब समय भी जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो 340 पेज आपको पढ़ने हैं, इन 340 पेजेस में जैसे टैक्स का पेपर है अपना, जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट टैक्स का, इसको 2 हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो। प्रायोरिटी बांट चुके हैं, कई बार अपन शुरू से बांट चुके हैं, पर अब तो बहुत अच्छे से बांट लो। आज प्रायोरिटी 1 में आपको कितना आता है और कितना और आना चाहिए। एंड इफ आई से प्रायोरिटी 1 आई मीन कि प्रायोरिटी 1 आपको पढ़ना है, रटना है, एग्जाम में आ जाए, अच्छे से लिखना है। आईसीआई की हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपके नंबर काटने की। ठीक है, दैट इज व्हाट इज प्रायोरिटी 1। उसको ऐसा लिख के आना है कि नंबर नहीं काट पाए। प्रैक्टिकल है तो उसमें प्रैक्टिकल के अपने क्वेश्चन करने हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन करने हैं, ऐसे करना है कि इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ये गलत हो गया मतलब क्या पढ़ा फिर आपने, ऐसा आपको पढ़ना है, दैट शुड बी योर फोकस। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रायोरिटी 1। सभी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी 1 अपने को पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट का। 8 सब्जेक्ट में देखो कुछ ना कुछ तो आप आइडेंटिफाई खुद से कर ही सकते हो। अकाउंट्स में ऐसा थोड़ी कि जितने 50-100 चैप्टर आपने पढ़े सभी एग्जाम में आ जाते हैं। कुछ तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये चैप्टर तो आता ही है, ये चैप्टर चलो ये 2 अटेम्प्ट में एक बार आता है। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है कि मतलब ये चैप्टर नहीं आता है तो ये आ जाता है, तो 4 चैप्टर मिला के कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूं आईसीआई अकाउंट्स में आपके कोर्स में है कंसोलिडेशन, है ना, अमालगमेशन, डिसोल्यूशन, बड़े चैप्टर की बात करें लिक्विडेशन। अब ये 4 चैप्टर पकड़ लो, इनमें से हर अटेम्प्ट में कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बनते ही होगा। तो आप क्या करो कि फोकस कर दो कि ये 4 चैप्टर अपने को पढ़ने हैं, तो अपने 20 नंबर पक्के, 20 नंबर छोड़ना नहीं है, ये गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा अपने अंदर अपना टारगेट रख लो। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि प्लान बी बनाओ। प्लान बी क्या है कि आईसीआई हो सकता है इस अटेम्प्ट में ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट दे दे, अब क्या करोगे। ठीक है, तो प्लान बी होना चाहिए कि ये एक प्रायोरिटी 1 का सेगमेंट है, एक और प्रायोरिटी 1 का सेगमेंट कुछ और होगा, इनमें से तो 1 क्वेश्चन आते ही है, 2 क्वेश्चन आते ही है। ऐसे टारगेट करो कि ये चीजें आएगी और इसको अपने को अच्छे से पढ़ना ही है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 2 पे फोकस अपना क्या होना चाहिए कि इनको अपने को पढ़ना है, समय मिलेगा जितना उतना पढ़ना है, प्लस अपने नोट्स, अपने क्वेश्चन और हो सके तो मॉड्यूल के क्वेश्चन, है ना।
कर चुके होगे आप तो अब करने में आसानी होगी। नहीं किया होगा, मैं तो कहता रहा क्लास में कि कर लेना कर लेना, नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, अब जो है वो है। अपन इतिहास में जाके नहीं कह सकते कि तब कर लेना था, अब क्या हो गया, ठीक है, अब वो नहीं कह सकते। अब कर, या तो कर चुके हो तो अब करने में आसानी होगी, या नहीं किया छोड़ दो, समय नहीं अब अपने पास, कर चुके हो तो कर लेना, ठीक है। दैट इज प्रायोरिटी 2। वॉट एवर यू डिसाइड प्रायोरिटी, डोंट पुट इट ऑन मी कि सर आप बता दो, मैं तो बता चुका हूं, पर मेरी प्रायोरिटी हो सकता है आपकी प्रायोरिटी ना हो। आप अपने हिसाब से सोचो कि एग्जाम में क्या आता है, उसको फोकस करो, हर सब्जेक्ट में उसको प्रायोरिटी मानते हुए उसको करो। और फिर जो और टॉपिक बच जाए उसको तो आप सिर्फ ऐसा कर लो कि एग्जाम में आता है तो अपन उसको लिख दें, ठीक है, लिख दें। वो भी ऐसा जैसे एडवांस ट्रैक से आ जाए तो लिख दे फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा छोड़ना नहीं है उसको। ये एक हिस्सा हुआ अपने बात का, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बात का। आप कर ही रहे हो, सब पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, आपको पता है ये चीजें। मेरा रोल है जस्ट टू रिविजिट इट, रीथिंक ऑन योर स्ट्रेटेजी। तो अपने पास समय है, 340 घंटे पर सब्जेक्ट है, 340 पेजेस पर सब्जेक्ट है, बहुत समय अपने पास, समय की कमी नहीं है, पर समय का इफेक्टिव यूज अपने को करना है, इफेक्टिव यूज अपने हाथ में, ठीक है, वो अपने को करना है। कैसे स्मार्टली स्टडी करें। मैं मतलब मेरा खुद का एग्जांपल बताता हूं, मैंने सीए इंटर की पढ़ाई चालू की थी जब एग्जाम में 3 महीने थे, मैंने बैचेस नहीं की थी, बैचेस आखिरी के 3 महीने में की थी, आखिरी के 3, एक्चुअली उस समय आर्टिकलशिप होती थी, तो मैंने फाउंडेशन पास किया, फिर आर्टिकलशिप ज्वाइन कर ली। आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद ऑफिस आउट स्टेशन ऑडिट्स नहीं कर पाए, बैचेस का मन नहीं था कि अपन नहीं करेंगे। फिर 3 महीने बचे एग्जाम में, नवंबर अटेम्प्ट था जैसे आपका है, तो नवंबर अटेम्प्ट में 3 महीने बचे, 1 अगस्त से ऑफिस से छुट्टी मिल गई। अब छुट्टी मिल गई तब अपन ने मॉड्यूल खोले पहली बार कि देखें क्या है, कौन से सब्जेक्ट हैं उसके, है ना, जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि आपको एनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ। एंड मॉड्यूल खोल के देखा तो सब्जेक्ट समझ आए, ऑडिट होता है, पता ही नहीं, कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे थे जो अपन थोड़ा पढ़ के कर सकते हैं, जैसे अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि पढ़ा हुआ है पहले। कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे पहली बार, ऑडिट है, टैक्स है, कभी पढ़ा नहीं, तो पढ़ना चालू किया तो ठीक है, टैक्स वगैरह तो कर लेंगे, क्या ऑडिट तो कर लेंगे, ऐसा समझ आया कि, क्योंकि आर्टिकलशिप में वो सीखा भी था, पर टैक्स तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। 10-15 दिन हो गए, बहुत प्रेशर आ गया कि अब कैसे अटेम्प्ट देंगे, तो टैक्स की बैच ज्वाइन की मैंने, तब जो भी क्रैश बैच वगैरह थी उस समय वो ज्वाइन की और उसको किया। तो बैच के साथ साथ मैंने उसी 3 महीने में बैच भी की। तब 6 सब्जेक्ट होते थे बेटा, ये एक चेंज है, तब 6 सब्जेक्ट होते थे, जैसे अभी नए सिलेबस में फिर होने वाला है, तो 6 सब्जेक्ट में बड़े आराम से हो गया, बड़े आराम से, मतलब पढ़ना पड़ा रोज, ठीक है, मेहनत लगी और स्मार्ट स्टडी लगी। ये ऐसा नहीं हो सकता था कि बस चलो कर लेंगे, एवरी डे वॉज इंपॉर्टेंट, एवरी आवर वॉज इंपॉर्टेंट, पर हो गया, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, बोथ ग्रुप हो गया। द रीजन बीइंग कि आप स्मार्टली पढ़ो, बस यही मैं कहना चाह रहा हूं। समय की कमी मत देखो, ये समय की कमी है, समय है, और आप तो पढ़ रहे हो, महीनों से पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी याद नहीं है। कई लोगों को लगता है टैक्स में तो सर कुछ भी नहीं आता अभी है ना, ऐसा नहीं है, सब आता है आपको, इट्स विद इन यू, आपके दिमाग में है, वो इधर उधर है, उसको बस कंसोलिडेट करना है, अपने को प्रैक्टिस करना है। तो आप मुझसे बहुत बेटर फुटिंग पे हो, जिस उस पोजीशन पे मैं था उससे बहुत बेटर फुटिंग पे हो। हर सब्जेक्ट की हर चीज एक बार आप पढ़ के आ चुके हो। समय इसलिए बहुत है, एक तो ये था, दूसरा ये है कि मेक अ शेड्यूल। वैसे तो आप बना ही रहे होगे शेड्यूल, फॉलो नहीं हो पाता है ना, शेड्यूल बना रहे हो, फॉलो नहीं हो पाता, शेड्यूल बना नहीं रहे हो, शेड्यूल बना रहे हो, फॉलो नहीं हो पाता, बहुत सारी बातें हो सकती है। मेरा अब आपको एक दो बातें उसमें कहने की। पहली बात, शेड्यूल अक्सर लोग ऐसा बनाते हैं 31 अगस्त
31 अगस्त तक अकाउंट्स खत्म कर लेंगे, 15 सितंबर तक फर्स्ट ग्रुप खत्म कर लेंगे। आई मीन कुछ भी ऐसा व्हाटएवर, आई मीन एक डेट लिया, उस डेट तक ऐसा टारगेट कर लेते हैं। एक तो ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप छोड़ दो, जिनका बोथ ग्रुप है, आपका कोई ग्रुप नहीं है, 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट में 50 नंबर लाने, ये टारगेट रखो। क्योंकि आप क्या करोगे कि ग्रुप बना लोगे ना तो हो नहीं पाएगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा कि 15 सितंबर तक आप फर्स्ट ग्रुप करोगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उसके बाद जैसे ही सेकंड ग्रुप करना चालू करोगे 10 दिन बाद आपको मन में लगेगा यार सेकंड ग्रुप पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, समय नहीं बचा है, और फर्स्ट ग्रुप भी भूलते जा रहे हैं इस चक्कर में। तो वो लगेगा यार इससे तो फर्स्ट ही दे दो, वो तो अच्छे से पढ़ा है, नहीं तो दोनों के चक्कर में ऐसा नहीं हो जाए चक्कर। तो मेरा ये कहना है कि जिनका बोथ ग्रुप है, 8 सब्जेक्ट है अपने बेटा, और मिक्स करके पढ़ो। तो शेड्यूल में एक तो सब्जेक्ट्स मिक्स करो, सब्जेक्ट मिक्स करो एंड मेक अ डेली शेड्यूल, डे वाइज शेड्यूल। अब मैंने आपको देखो बताया 1 घंटे में 4 पेज, 10 घंटे रोज पढ़ना है। एक दिन के 40 पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए कंटेंट। ज्यादा का है तो फॉलो नहीं होगा। फॉलो क्यों नहीं हो पाता है? अपन सोचते हैं आज शाम तक अमालगमेशन निपटा देंगे, कल शाम तक, कभी भी, मतलब एक तारीख ले ली, उसका बेसिस क्या है आपकी प्लानिंग का? देयर इज नो बेसिस। द बेसिस इज मन में विचार आया बस कि 15 सितंबर तक फर्स्ट ग्रुप खत्म। बेसिस क्या है आपकी प्लानिंग का? कोई बेसिस नहीं है। बेसिस बनाओ, मैं दे रहा हूं बेसिस, नंबर ऑफ पेजेस 4 है ना, 40 पेज। अब मिक्स करो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं जल्दी, मेरा जो स्टडी का स्टाइल था वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने वाला स्टाइल था। तो कुछ लोग लेट नाइट पढ़ते हैं, दोनों स्टाइल अच्छे हैं, कोई किसी में बुराई नहीं है, सबका अपना अप्रोच होता है ना, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने उठा 3:30 पौने 4 पे उठे, सुबह चाय वाय पी एक बार, और 4 बजे बैठ गए अपन, है ना। अब 4 बजे से एक स्लॉट बनाया मैंने 4 से 7, 3 घंटे से ज्यादा कोई सब्जेक्ट मत पढ़ो एक दिन में। पढ़ोगे तो क्या होगा कि सैचुरेट होने लग जाओगे आप, और आप पे प्रेशर आएगा दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने का। तो 4 से 7 अपन पढ़ लिए, ठीक है, अच्छा हुआ, एक सब्जेक्ट अपना थोड़ा आगे बढ़ा। 3 घंटे इंटू 4 पेजेस, 12 पेज हो गए, ठीक है। फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, नहावा लिए, ठीक है। 8 बजे से 11 बजे का एक स्लॉट बनाया, फिर एक ब्रेक ले लिया, थोड़ा और कुछ भूख लगती है, ठीक है, जब पढ़ाई करते हैं तो भूख लगती है, ज्यादा लगती है, मुझे तो ऐसा होता था। तो अपन ने एक ब्रेक और ले लिया, थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया, और 1 बजे से पढ़ना चालू किया। इस बीच में खाना भी खा लिए, एक छोटा नैप भी ले लिया, टीवी भी थोड़ा देख लिया, ठीक है, मोबाइल चला लिया, वॉटएवर। 1 से 4 3-3 घंटे के स्लॉट्स, और फिर एक ब्रेक और फिर 5:30 से 8:30, ठीक है। मैं ऐसा करता था कि 4 स्लॉट 12 घंटे के ही है, अपने को पढ़ना, मैंने बोला किताब लेके ज्यादा बैठना है, पढ़ कम पाएंगे अपन, ठीक है। अब इसमें अपन ने टारगेट बना लिए, जैसे एक टॉपिक लिया मैंने से रिटर्न ऑफ इनकम। अब रिटर्न ऑफ इनकम जो है 6 पेज का है एग्जाम्पल के तौर पे, तो अपना टारगेट है कि 1.5 दिन में निपटाना है उसको। निपटाना नहीं है, मतलब पढ़ना है, रटना है, ऐसा कि एग्जाम में आ जाए तो लिख देंगे। उसमें सारे क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए, अगर वो प्रायोरिटी 1 है तो मॉड्यूल और अपने सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ऐसे कि विथ प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे करेंगे वो अपने दिमाग में हो जाने चाहिए। लिख के कर लो तो बहुत अच्छा है, समय नहीं होता, ठीक है, लिख के कर पाओ तो कुछ तो कर ही लो, सारे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बट दिमाग में क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ऐसे कर लेंगे। सो ऐसा शेड्यूल बनाओ, और हर 3 दिन में एक स्लॉट में खाली रखता था। प्लानिंग की एक खासियत होनी चाहिए, इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल। अभी क्या होता है
कि ये 8 से 11 का एक स्लॉट है, अपन ने सुबह इस दिन तय किया 8 से 11 ये पढ़ेंगे, 4 पेज, 2 ही पेज हो पाए, ठीक है, कोई भी कारण आ गया, नहीं मन लग रहा था, नहीं हो पाया, उस समय से इट हैपेंड कि कोई घर पे से किसी की तबीयत खराब थी तो वी हैड टू लुक आफ्टर हिम, कुछ भी रीजन हो सकता है, मन नहीं लग रहा है आज पढ़ाई में, हो जाता है ऐसा, मन नहीं लगता है तो नहीं हुआ, तो ये स्लॉट है अपने पास जिसमें वो बैकअप है कि कुछ भी बचा हुआ यहां करेंगे, ठीक है। इसका अगर 80% भी आप अचीव कर लोगे, मैं नहीं कहता हूं 100% अचीव कर लोगे, 80% भी अचीव कर लोगे तो बहुत सिलेबस पढ़ लिया आपने, ठीक है। 4 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, ऐसा मिक्स करके चलाओ, और फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप जिनका बोथ ग्रुप है, 2 फर्स्ट ग्रुप के 2 सेकंड ग्रुप के मिक्स करके चलाओ, और प्रायोरिटी 1 इज योर फोकस। डोंट फोकस कि मैं अकाउंट्स पहले पूरा पढ़ लूं फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाऊं, नहीं करो। अकाउंट्स जब पूरा पढ़ रहे होगे तब अकाउंट्स अच्छा लगेगा, दूसरा सब्जेक्ट जब पढ़ोगे अकाउंट्स गया, मिक्स करो, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और, दिन का आधी घंटा ऐसा रखो इसी स्लॉट में से, मान लो ये आखिरी स्लॉट जो अपन ने बनाया 5:30 से 7:30 का बना लिया, फिर आधी घंटे का ब्रेक लेके एक घंटे का ऐसा स्लॉट रखो, आधी से 1 घंटे का, जिसमें अपन लिख के विद प्रेजेंटेशन कोई भी रैंडम क्वेश्चंस करेंगे। आज जैसे मैंने लिया अकाउंट्स, तो अकाउंट्स का कोई भी अटेम्प्ट का पेपर निकाल लिया, 2-3 अटेम्प्ट पेपर मिल जाते हैं ना पहले के, तो वो पेपर निकाल लिया, सजेस्टेड आंसर्स जो आते हैं उससे, और 1 घंटे में उसका कुछ क्वेश्चंस करके देख लिए एग्जाम एनवायरनमेंट में, और उसको 15 मिनट में चेक कर लिया। हमने क्या लिखा उस 1 घंटे में, 1/3 पेपर होना चाहिए, 30 नंबर का अपना पेपर होना चाहिए 1 घंटे में, 30 नंबर का पेपर करके देख लिया, हमारा क्या आंसर रहा, उनका क्या आंसर रहा, हमारा क्या प्रेजेंटेशन रहा, उनका क्या प्रेजेंटेशन रहा। अगले दिन सेकंड पेपर ले लो, 8 पेपर है, 4 पेपर है, रोटेशन करते रहो, अकाउंट्स देन लॉ देन कॉस्ट देन टैक्स, ऐसा रोटेशन करते रहो, हर रोज 1 घंटा एग्जाम एनवायरनमेंट में लिखना है, दैट इज इट। तो छोटी छोटी बातें, मेरा मतलब दिस इज हाउ आई डिड माई स्टडीज एंड दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू। बहुत अच्छे से हो जाएगा सब, कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे अपने दिमाग में आया कि नहीं हो पाएगा तो बस फिर तो हो गई नहीं, अपने को ये रखना है कि होगा, करके दिखाएंगे। ठीक है, वो मैंने मतलब मैं स्टूडेंट था तो मैंने अपनी एक वहां पे स्टडी टेबल के वहां लिख लिया था, आई विल क्लियर माई CA इंटर इन नवंबर अटेम्प्ट, नवंबर 2000 वॉट एवर वो जो ईयर था उसमें आई विल क्लियर दैट एंड आई विल, मतलब रोज पढ़ो। अपने को ऐसा लगता है, कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, बीच बीच में लगता है, सब चीजें होती है। क्वेश्चन अच्छा हो जाता है जब अपन प्रैक्टिस कर रहे हो और 2 क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं तो ऐसा लगता है हो गया यार, अपने को तो आता है सब कुछ, और 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ऐसा लगता है क्या पता नहीं होगा कि नहीं, कैसे होगा। समय निकाल दिया अपन ने। स्कूल की एक आदत होती है कि बस अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा, जुलाई आता है तब लगता है इस साल अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर मार्च में लगता है कि अगले साल अच्छे से पढ़ेंगे, इस साल निकल गया। मेरे साथ होता था ऐसा, आई डोंट नो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि हर समय ऐसा लगता था कि बस एग्जाम आती थी तब वो प्रेशर बिल्डअप होता था, तो अब वो एग्जाम का प्रेशर तो बिल्डअप हो गया होगा, हो जाना चाहिए, समय है, चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विजन होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है अपने को, तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और एग्जाम वाले दिन मेरा तो यही सोच होता था कि मेरे अलावा जो भी एग्जाम देना है सब मूर्ख है, मेरे को ही आता है सारा, ठीक है, मैं ही लिख के आऊंगा, ठीक है, किसी के भरोसे भी नहीं जाना, और सब मूर्ख है, सब फेल होंगे, मैं ही पास होके दिखाऊंगा, ठीक है। तो डोंट डिस्कस द पेपर विथ एनीवन, आई मीन दैट इज, वो तो एग्जाम वाले दिन की बात है, बट दिस इज व्हाट आई मीन, व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि किसी से डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि वो अब मूर्ख हैं, अपन नहीं करेंगे। 90% लोग तो फेल ही होते हैं CA में, तो अपन किसकी सुनेंगे, जो फेल हो रहे हैं? अपन तो पास होने वाले की सुनेंगे, पास तो अपन ही होंगे, तो अपनी सुनेंगे अपन तो दैट इज आई मीन जस्ट अ मैटर ऑफ थिंग कि आप कैसे सोचो। अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी है,
थिंक इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वे। चलो ये एक सेगमेंट हुआ अपने डिस्कशन का। वो डिस्कशन था कि भाई कैसे तैयारी करें। अब मेरा कुछ इनपुट्स थे जो मैंने दे दिए। वो इनपुट्स हो सकता है आपको ठीक लगे हों, हो सकता है दैट इनपुट्स माइट नॉट बी यूजेबल टू यू। इट्स अ मैटर ऑफ योर चॉइस कैसे करना है चीजों को। मेरे तरफ से मेरे को जो कहना था वो मैंने कह दिया। समय है, चिंता नहीं है, ठीक है। मैं आपको आर वाइज बता दिया आज कि इतने घंटे बचे हैं और इतने घंटे में इतना पढ़ सकते हो, बहुत पढ़ सकते हो आप। सोचो 340 पेजेस पर सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करो कितने, 2000 पेजेस के ऊपर पहुंच गए आप। अभी भी इतना समय कि 2000 पेजेस से ज्यादा आप पढ़ सकते हो, रट सकते हो और याद करके एग्जाम में लिख सकते हो। है समय, बिल्कुल घबराने की चीज नहीं है। बट थिंग इज यू हैव टू मूव नाउ, करना है अब, बस यही है। और थोड़ा शेड्यूल्ड वे में करना है। अनशेड्यूल्ड करते हैं तो वही चीज रिपीट होती जाती है। अमालगमेशन पढ़ा, हो गया, 10 दिन बाद फिर अमालगमेशन पढ़ना चालू कर दोगे, लगेगा यार क्वेश्चन एक किया था आ नहीं रहा है, किसी दोस्त ने पूछा कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, वापस पढ़ लो, ठीक है। ऐसा होता है। तो मेरा कहना है कि शेड्यूल्ड वे में चलो, कि बस यही करना है अपने को, ऐसे ही करना है। दैट इज व्हाट आई कुड हैव मैक्सिमम सेड। चलो अभी ये एक सेगमेंट हो गया। अब किसी की क्वेरीज हो तो वो आप बता दो। कोई भी क्वेरी हो, कई लोगों की क्वेरी होंगी। टैक्स है ना, टैक्स की, अकाउंट्स की मत पूछ लेना। मेरे रिवीजन लेक्चर भी आप देख सकते हो, वो एक्स्ट्रा टाइम में देखो ये जो समय है, इसके बाद रात को सोने से पहले 10 मिनट एक लेक्चर देख लिया। ऐसा नहीं कि बस वो 3 घंटे में रिवीजन ही देख रहे हैं अपन, ऐसा नहीं करो। सारे चैप्टर के, काफी मेजर चैप्टर्स के, प्रायोरिटी 1 के सारे हैं, ठीक है। तो दैट इज आई मीन व्हाट आई कुड रिकमेंड। वो एक्स्ट्रा टाइम की चीज है। देखो क्या होता है कि जब हम सोने से पहले ऐसा वीडियो वगैरह देख लेंगे रिवीजन, तो बैक ऑफ द माइंड वो क्या होता है, उसका रजिस्टर्ड ज्यादा होता है दिमाग में। इट्स अ साइकोलॉजिकल स्टडी। तो सोने से पहले आप ऐसा कोई भी टॉपिक है, जैसे अकाउंट्स का एक टॉपिक है, वो रिवाइज करके सो जाओ। सोने से पहले अगर कोई टेंशन वाली चीज कर लोगे, एक क्वेश्चन गलत कर दोगे सोने से पहले, तो वो चीज रजिस्टर हो जाएगी दिमाग में। तो कोशिश ये करो कि सोने से पहले कुछ पॉजिटिव चीजें करके सो, पॉजिटिव थिंग, कोई वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो देख के सो सकते हो। आई मीन दैट इज व्हाट यू कैन डू। मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? देखो हाँ बेटा, मॉड्यूल के इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस मेरे से पूछोगे, मैं तो कहूंगा सब कर सकते हो, सब करो, क्या चिंता है। टैक्स में 2-4 किताबें और खरीद लो, उनको और क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरा क्या चाह रहा है कहने में, पॉइंट ये है, समय देखो आप, आपके पास अब सिर्फ 340 पेजेस हैं जो आप टैक्स में कर सकते हो। आज के दिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ 340 पेजेस है और हर रोज वो पेज कम होते जाएंगे। तो इट इज ऑन यू व्हाट यू कैन डू। मेरी शीट भी सॉल्व करनी है क्या रिवीजन में? हाँ कर लेना, वो तो क्या होगा कि उससे अच्छा रहेगा। द थिंग इज, जो आप कर चुके हो वो अब करोगे तो क्या होगा कि उसका रिकलेक्शन ज्यादा रहेगा, रिकलेक्शन ज्यादा रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब वही चीजें ज्यादा करनी है, खास जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाए वही चीजें ज्यादा करनी है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे कॉन्फिडेंस कम हो। इनकम टैक्स में आपके नोट्स एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इट्स इनफ। मॉड्यूल एंड नोट्स के क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इज इट सफिशिएंट? यस बेटा, इट्स सफिशिएंट। ओनली थिंग इज यू अप्लाई द लॉ सिस्टमैटिकली, जैसा लॉ है उसको लगाओ। सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन रटने की कोशिश मत करो। स्कूल में होता था कई बार, 20 क्वेश्चन है, सबका सॉल्यूशन रट लो, यही तो आता है। ऐसा नहीं चलेगा अभी यहाँ पे। मैथ्स में बहुत होता था मेरे साथ कि इक्वेशन है, बस यही रट लो, आई मीन उसका डेरिवेशन यही आएगा, डेरिवेशन आएगा तो ऐसा का ऐसा जाके छाप देंगे। तो वैसा नहीं चल पाएगा, लॉ लीगली आपको करना है। ज्यादा नींद आती है सर,
हाँ, ज़्यादा नींद आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। यू आर मेंटली रिलैक्स्ड, उस समय मेंटली रिलैक्स होते हो। अभी 3 महीने के लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अ स्टूडेंट is expected, if you want to learn anything in the life, if you want to achieve anything in life, you have to do sacrifices. So you have to sacrifice. अगर ऐसा लगता है कि 10-15 घंटे की नींद आती है, 10 घंटे नींद आती है, यू हैव टू सेक्रीफाइस बेटा। सो अब आपकी चॉइस है, आप पढ़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, या सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस में असेसमेंट या डिफरेंट होगा तो क्या होगा, कोई चिंता नहीं है, चलेगा, ठीक है, कोई चिंता नहीं है। बस लॉ नहीं चेंज होना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि मैंने जो पढ़ा था उससे कुछ अलग चल रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि वहां लॉ चेंज हो गया होगा शायद। सीडीए मॉड्यूल में कहां दिया है कंडीशनल डियरनेस अलावेंस? अब एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, अपने बुक में तो दिया है नॉट इन टर्म्स। अच्छा, नॉट इन, नहीं देखो ऐसा है कि अपने जो नोट्स थे, ये रहे अपने नोट्स, इसमें अपन ने यहां पे दिया है पेज 30 या 31 समवेयर। इस पे देखो अपन ने ये कहा कि कंडीशनल डियरनेस अलावेंस को इन नामों से भी जाना जाता है। इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी, इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच इज पेड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और इट इज अ डियरनेस अलावेंस विच इज कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ऐसे नाम से भी अगर आ जाए ना बेटा तो वो इट्स अ कंडीशनल डियरनेस अलावेंस। अपने नोट्स में ऐसा दिया है, दे कैन राइट कंडीशनल डीए, दे कैन से इट्स अ डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, और ये जो लिखे इनमें से कुछ अगर वो कह दें तो इट्स कंडीशनल। तो अपने नोट्स में ही है, मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ने जाओगे तो मुश्किल आएगी थोड़ी, क्योंकि क्या है कि क्लेश्ड भाषा है वहां पे, उनने लॉ को ही सीधे उठा के कॉपी कर दिया है। और फिर आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो अब मत पढ़ो, अगर ऑलरेडी अभी तक पढ़ लिया है तो फिर तो पढ़ ही लिया है, पर अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब मत पढ़ो। जो आप पढ़ चुके हो वही किताब से टैक्स पढ़ो। टीडीएस वाले चैप्टर के सेक्शन लर्न करने हैं क्या? हाँ, सेक्शन नंबर लर्न करने, जो चार्ट है उसके, जो टीडीएस प्रोविजंस है ना उसके सेक्शन नंबर लर्न करने। शुरू में जो दिए हुए हैं ना 196, 197, वो सब मत लर्न करो। डाउट्स पे आ जाते हैं अपन, है ना, डाउट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सर सैलरी में वो आरपीएफ में 9.5% वाला इंटरेस्ट है वो बता दीजिए। तो देखो बेटा ऐसा है कि अगर आपने आरपीएफ में इन्वेस्ट किया है तो उसमें इंटरेस्ट जो मिलेगा अप टू 9.5% वो एग्जम्प्ट है, और 9.5% के ऊपर का जो पोर्शन है वो वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल है। तो मान लो आपको 10% इंटरेस्ट मिला तो 9.5 एग्जम्प्ट है और आधा % टैक्सेबल है। एक तो वो बात है, और एक ये बात भी है कि वहां पे 7.5 लाख की एक लिमिट है कि अगर आपका ओवरऑल इन्वेस्टमेंट आरपीएफ एंड एनपीएस एंड अदर सुपर एन्वेशन में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का जो है वो 7.5 लाख से ज्यादा है तो वो इंटरेस्ट जो है वो पूरा टैक्सेबल है। 7.5 लाख से ऊपर का जो पोर्शन है उस पर पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल है। प्रैक्टिकल के लिए नहीं है वो, है ना, प्रैक्टिकल मत सोचना कि कोई करा दो उस पर, प्रैक्टिकल नहीं आएगा उस पर। उसका एक एक्चुअली फॉर्मूला होता है, कई लोगों ने मॉड्यूल में उस फॉर्मूले से उसको करने की कोशिश की होगी। मैंने कहा था वो फॉर्मूला करना नहीं है। बहुत सारी क्वेरीज मुझे उस पर आती है कि सर वो एक कैलकुलेशन है जो मॉड्यूल में दिया हुआ है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 7.5 लाख रुपए से संबंधित। माय आंसर ऑल थ्रू हैज बीन कि वो मत करो, उस प्रैक्टिकल नहीं आएगा, आ नहीं सकता, बड़ा टेक्निकल हो जाएगा ना कि 7.5 लाख से संबंधित कितना है इस साल का, पिछले साल का, वो सब इवैल्यूएशन इज नॉट दैट इजी एक्सरसाइज, ठीक है।
हेड्स ऑफ इनकम अच्छे से करो बेटा, डिडक्शंस अच्छे से करो, और उसके अलावा रिटर्न ऑफ इनकम अच्छे से कर लो. दैट शुड बी योर फोकस. एमसीक्यू थ्योरेटिकल आते हैं कि प्रैक्टिकल? देखो दोनों तरह के आते हैं. एमसीक्यू में कुछ थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, और कुछ ऐसा आ जाएगा कि एक बड़ा उन्होंने प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन दे दिया और उससे संबंधित 2-4 एमसीक्यू बना दिए. तो अलग अलग क्वेश्चन कर दिया, वेदर ही इज रेसिडेंट, हाउ हिज इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम इज देयर, व्हाट इज हिज टोटल इनकम, व्हाट इज हिज टैक्स, व्हाट इफ ही इज अ नॉन रेसिडेंट, व्हाट विल बी हिज टैक्स. ऐसे वो 5 क्वेश्चन बना देंगे, 4 क्वेश्चन, पर एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे. प्रैक्टिकल में वो छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर बड़े क्वेश्चन पूछेंगे जनरली, जिसमें मल्टीपल एमसीक्यूज एक ही उस पे जनरेट होंगे. 6 आवर्स इज द मिनिमम स्लीप बेटा. 6 आवर्स तो सोना ही. 4 घंटे मत सो जाना, 2-4-10 दिन में थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, है ना. ऐसा आप सोचो कि मैं 4 घंटे ही सो जाऊं, तो क्या 2-4 दिन तो कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे. आपका एफिशिएंसी लेवल ही खत्म हो जाएगा. आप किताब के सामने बैठ के सोते रहोगे, कोई मतलब नहीं. मिनिमम इज 6 आवर्स एंड इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. टीडीएस और टीसीएस में कंट्रोवर्सी है, तो क्या लगेगा? अभी दोनों लगेगा बेटा. मान लो कोई रेंट अपन ने दिया, उस रेंट पे टीडीएस भी होता है, उस पे टीसीएस भी होता है, तो दोनों लगता है. टीडीएस एंड टीसीएस बोथ अप्लाई. शुभम भैया, सर आप टैक्स की समरी देते थे, वो दोगे क्या? समरी की एक अलग बुक देता था बेटा पहले में. तो पहले क्या देता था, नोट्स में 350 पेज के देता था, तो मैं 150 पेज की समरी दे देता था. अभी मैं क्या करता हूं कि नोट्स ही 200 पेज के मैंने बना दिए, तो समरी की जरूरत नहीं है. हाथी देखो दुबला होगा तो कितना दुबला होगा, चींटी थोड़ी बन जाएगा. तो मैंने कोशिश करके बस इतना बना दिया, टैक्स इतना ही है. अब इससे और समराइज मैं नहीं कर पा रहा हूं. एक चीज मैं कहता हूं कि देखो, जब बड़े क्वेश्चंस आप करते हो, तो बड़े क्वेश्चन में अक्सर क्या होता है कि एक आध पॉइंट गलत हो जाता है, हमेशा ही हो जाता है. और वो गलत हो जाता है ना, तो क्या होता है, अपने को लगता है पूरे मार्क्स कट जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो गया, बुरा लगता है. डोंट वरी, बड़े क्वेश्चंस में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है. जैसे अपना पीजीबीपी का जैसे क्वेश्चन है, यू विल हैव स्टेप मार्किंग. तो ऐसा मत सोचना कि पूरा ही सही करना है, अपने को कोशिश करनी है. पर अगर पूरा सही नहीं भी हो पा रहा है, या जैसे अकाउंट से बैलेंस शीट नहीं टैली हो रही एग्जाम हॉल पे, तो ईगो पे मत ले लेना कि आज तो बैलेंस शीट टैली करके ही घर जाना है. 3 घंटे हो गए, वो कॉपी वापस लेने आएगा, अपन ने कहा नहीं सर 2 मिनट रुक जाओ, बस बैलेंस शीट टैली हो ही रही है. 3 घंटे में एक ही पेपर किया, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है. आपको एक स्ट्रैटेजिक वे में क्वेश्चन करना है. स्ट्रैटेजी इज मोर इंपॉर्टेंट. तो अगर कोई क्वेश्चन को अपन सोच रहे हैं 30 मिनट का क्वेश्चन है, उसमें अपन ने 35 मिनट दे दिए, कोई बात नहीं, 35 दे दिए, 5 मिनट 30 मिनट में कर लिया, और अपने को लग रहा है कि बैलेंस शीट नहीं टैली हुई, 5 मिनट और दे दो, पर उसको 2 घंटे 1 घंटा मत दो. 35 मिनट में नहीं हो तो कोई बात नहीं, आपको 10 में से 7 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना. आफ्टर ऑल यू हैव डन द मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन राइट. तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है. आरपीएफ में सैलरी में बेसिक प्लस सीडीए
होता है, पर अगर क्वेश्चन में आरपीएफ कहा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इज 15% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो अभी देखो डीए जो है वो कौन सा वाला डीए, ये अपनी बात बीच में क्लास में आई थी कि उसमें अजम्पशन लेना पड़ता है। अगर उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि डीए कौन सा वाला, तो वी हैव टू टेक एन अजम्पशन दैट वे। सर कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है सीडीए इज 20% ऑफ सैलरी, तो जिसमें इसमें हमें 20% ऑफ बेसिक, कई बार बेटा सैलरी की डेफिनेशन भी दी हुई रहती है वहां, और अगर नहीं दी है तो टेक दी बेसिक सैलरी। समझ गए आप? अगर उन्होंने ये नहीं डिफाइन किया कि सैलरी क्या है, तो 20% किसका लें, बेसिक का ले लो। पर कई बार वो डिफाइन कर देते हैं फॉर दिस पर्पज सैलरी इज इक्वल टू दिस। अभी देखो 500-700 लोगों के मैसेजेस हैं, तो मैं बीच बीच में स्क्रॉल करके कुछ पढ़ रहा हूँ। लोग कहेंगे कि हमारा मैसेज क्यों नहीं पढ़ा। मैं 500 नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा अभी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ भाई लोग दिल जले हैं, उनकी क्वेरी ये है कि सब मेरी गर्लफ्रेंड भी है, उससे कब बात करूं। तो ऐसे भी क्वेरी है, और उनने एक बार नहीं 40 बार पूछा। तो मैं इसलिए उनको कोट कर रहा हूं कि भाई 40 बार आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है। उतनी बार में थोड़ा पढ़ ही लेते तो मतलब कुछ फायदा आपका ही होता। जो आप आरपीएफ के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं वो रूल 3B, हाँ वो रूल 3B, उसको मत पढ़ो। 44 एडी में वो 6% वाला प्रोविजन क्या है, देखो 6% वाला प्रोविजन ये है कि अगर हमको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं तो टर्नओवर का जनरली 8% लेना होता है। पर अगर हमको या तो पैसा बैंकिंग चैनल से मिल गया है अप टू द ईयर एंड, या पैसा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक बैंकिंग चैनल से मिल गया है, तो उसका हम 6% लेते हैं। मतलब दो चीजें, एक तो पैसा मिल जाना चाहिए अप टू ईयर एंड और अप टू ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, और दूसरी चीज है वो बैंकिंग चैनल से मिल जाना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उन रेसिट्स का 6% लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफिस ऑफ गोडाउन 194C जो है वो लगता है ऑन एनी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। तो आपका कहना है कि ऑफिस बनाने का हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो उस पर 194C क्यों नहीं लगाया। देखो मेरे हिसाब से तो 194C लगेगा, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो 194C बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो 194C लगेगा। अब हो सकता है कि उसका टर्नओवर ही 1 करोड़ से कम हो, तो ही इज नॉट अ पर्सन हु इज अ बिग असेसी। क्वेश्चन पूरा देख के अपन आंसर दे सकते हैं। बाकी अपेरेंटली तो टीडीएस आपका सही कहना है कि होगा। चलो अभी मैं आई एम क्लोजिंग, 3 o'clock इज डन। तो आपकी दूसरी बैच है ना अभी कोई सी, तो मैं आई एम क्लोजिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप बहुत अच्छा सब करोगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करोगे और कुछ अच्छा करोगे अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। शुभकामनाएं आपको बहुत। थैंक यू वेरी मच। एक और बात,
अच्छा अच्छा, अब समझा यार, मैं स्लो हूँ थोड़ा। हाँ मेरा भी साउंड स्लो है।